बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल खलखो क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के तहत भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का एक टॉपिक लेकर। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि आप हमारे खलखो क्लासेस मोबाइल ऐप को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर लें। इस लिंक के माध्यम से आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और इस ऐप में आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज इत्यादि सभी निःशुल्क प्राप्त होंगे। तो देर न करते हुए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे एजुकेशनल ऐप को डाउनलोड कर लें। बढ़ते हैं आगे की ओर। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के तहत हमारा जो पहला खंड होगा वो भारत का भूगोल होगा। आपके लिए चंद पंक्तियाँ साथ में कहना चाहूँगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप भी लगातार कोशिश में लगे रहिए, सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। यहाँ हम पहले प्रश्न की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की पॉपुलेशन सेंसस जो हुई थी उसके अनुसार पूछता है भारत का जनसंख्या घनत्व। तो यह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे पर 382 व्यक्ति निवास करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में, प्रदेश में जनसंख्या की सघनता को या जनसंख्या के जमाव को दर्शा रहा मापक होता है, पैमाना होता है। और भारत में यह 382 व्यक्ति है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर वर्गाकार दायरे में रहने वाले लोगों की कुल संख्या, जो कि प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व का मापक होता है। इसके बाद हम धीरे से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, भारत के मुख्य भूमि की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। भारत के मुख्य भूमि की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो यह है 6100 किलोमीटर। दोस्तों, भारत जो कि एक प्रायद्वीप भी है और सीमा रेखाओं से घिरा हुआ है, सागर तट से घिरा हुआ है। भारत का 3 भूभाग, 3 दिशा जो सागरीय जल से घिरा हुआ है, जो समुद्री तटरेखा का निर्माण करती है, एक बड़ी और लंबी समुद्री तटरेखा। भारत की आकृति एक प्रायद्वीप के सदृश है और यहाँ पर भारत के मुख्य भूमि की सागरीय तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर ठहरती है, जो पश्चिम में गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल, तमिलनाडु को पार करते हुए पूर्व में पश्चिम बंगाल तक यह समुद्री तटरेखा आपको दिखाई देगी। और इसी की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। इस दौरान आपको भारत के इस समुद्री तटरेखा के आसपास ढेर सारे भौगोलिक दृश्य दिखाई देंगे, जिनमें पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और ढेर सारे प्रवाल भित्तियाँ और बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने, डेल्टा इत्यादि आपको दिखाई देंगे। कुछ आइलैंड भी दिखाई देंगे। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के भूगोल में बालमुरी जलप्रपात कहाँ स्थित है। गौर कीजिएगा, बालमुरी जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। लोकेशन की बात हो रही है तो यह है कर्नाटक राज्य में। भारत का कर्नाटक राज्य, जहाँ भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी पाया जाता है, वहीं पर बालमुरी जलप्रपात है। प्रश्न 4 है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो कि कश्मीर में है। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में यह बता सकते हैं कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अगर आपको जानकारी है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके लिए बिल्कुल होमवर्क जैसा है। और जैसा कि झीलों की प्रकृति होती है, झील 2 तरह के होते हैं, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। यहाँ पर हम मीठे पानी अर्थात ताज़े जल की बात कर रहे हैं। वह जल जो मनुष्य और जानवरों के, जीव जंतुओं के सेवन करने योग्य होता है, वह जल जो कृषि कार्य हेतु उपयुक्त होता है,
और जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है, अर्थात खनिज लवण तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं, जिससे वह ताज़ा जल होता है। दूसरा खारा जल होता है, जिसमें खनिज लवण पदार्थों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, मनुष्य के सेवन योग्य नहीं होता, और उसके साथ ही आप देखेंगे कि उसके सेवन योग्य नहीं होता और कृषि के योग्य भी नहीं होता है। और इस तरीके से विश्व में दो प्रकार की झीलें विद्यमान हैं। झीलें जो कि प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है, मनुष्य के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जाता है। बहरहाल हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रश्न संख्या 5 कहता है, भारत में रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, जिसे हम रेंगती हुई मृदा के नाम से भी जानते हैं, एक विशिष्ट प्रकार की मिट्टी है जो कि एक फसल विशेष के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो भारत में रेगुर मिट्टी के नाम से जिस मिट्टी को जाना जाता है उसके बारे में जान लीजिए। यह काली मिट्टी को कहा जाता है, ब्लैक सॉइल। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और यह कपास के उत्पादन हेतु उपयुक्त होता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कपास कपास जो फसल होता है वह किसके लिए कच्चे माल का काम करता है, अर्थात कपास पर कौन सा उद्योग निर्भर है, या कपास के माध्यम से किस उद्योग की संचालित किया जाता है। काली मिट्टी के बाद थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन है आप लोगों के लिए। कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं होगा? कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं होगा? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको भी एक पत्थर उछालना है। कैसा पत्थर? एक ऐसा पत्थर जो आपको सफलता दिलाए। प्रश्न संख्या 6 की हम बात करते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर वाइट रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। श्वेत क्रांति अपने आप में एक विशिष्ट क्रांतिकारी प्रयास था भारतीय कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में। विशेष तौर पर यहाँ पशुपालन की बात करेंगे, जहाँ पर दूध उत्पादन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया गया था। नई नई तकनीकें, नए नए किस्म के गायों को विकसित किया गया था और भारत में दूध के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया था श्वेत क्रांति के पश्चात। आप देखेंगे वर्तमान समय में भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में विश्व में पहले स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा योगदान या श्रेय दिया जाता है श्वेत क्रांति को और इसके जनक को। तो श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का सीधा सा संबंध दुग्ध उत्पादन से है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स पे मुझे ये बताएं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 की ओर हम देखते हैं, भारत का कौन सा शैल क्रम चट्टानी क्रम धात्विक खनिजों हेतु जाना जाता है। भारत की आंतरिक संरचना को पढ़ने के दौरान आप शैलों के क्रम को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे शैल क्रम दिखाई देंगे और अलग अलग समय कालखंड में इन शैलों का विकास हुआ था। भारत में धात्विक खनिजों की प्रधानता मुख्यतः धारवाड़ शैल क्रम में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है धारवाड़ शैल क्रम। धारवाड़ शैल क्रम में धात्विक खनिज और विशेष तौर पर लोहे की उपस्थिति पाई जाती है। यह भारत का खनिज भंडार भी माना जाता है। इस तरीके से आप किस शैल में कौन से खनिज पाए जाते हैं इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 देखें, दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में किस शहर को जाना जाता है। सवाल बहुत ज़बरदस्त है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, पहले तो जानिए मैनचेस्टर क्या है। मैनचेस्टर दरअसल एक शहर है इंग्लैंड का, जो अपने सूती वस्त्र हेतु विख्यात रहा है 18वीं शताब्दी से ही। और कहीं भी विश्व में कोई भी शहर, कोई क्षेत्र विशेष जो सूती वस्त्र के क्षेत्र में बेहतर उत्पादन संबंधी काम करता है तो उसे एक उपमा दी जाती है, संज्ञा दी जाती है और कहा जाता है कि वह उस क्षेत्र विशेष का मैनचेस्टर है। तो दक्षिण भारत में भी एक शहर है कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है और अपने सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। परिणामतः इसे हम
दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जानते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स पे बताइए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? गौर कीजिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है NH-44 या नेशनल हाईवे 44, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, जो कि कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है और बहुत सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। यह किन राज्यों से गुजरता है, केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरता है, इसे हम नीचे देखेंगे। बाकी आपने अक्सर फिल्मों में सुना होगा कि कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ साउथ की देखो मिट गई दूरी सारी। आपने ये गाना ज़रूर सुना होगा। इसी NH-44 को ध्यान में रखते हुए, नेशनल हाईवे 44 को ध्यान में रखते हुए यह गाना बनाया गया था। इसके बारे में विशेष तथ्य है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है और यह भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर एवं दिल्ली से गुजरता है। इसके साथ ही 9 ऐसे राज्य हैं, 9 स्टेट्स, जहां से यह राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एवं तमिलनाडु शामिल है। तो 9 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरी, जहां से नेशनल हाईवे 44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 गुजरता है कश्मीर से कन्याकुमारी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस सन में हुई थी? हमारा अंतिम प्रश्न, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो इसका सही जवाब है सन 1911 में, जब राइट ब्रदर्स ने हवाई सेवा शुरू की थी। और भारत में वायु परिवहन के रूप में कोई विमान सेवा नहीं आई थी, बल्कि एक डाक सेवा शुरू हुई थी और डाक सेवा भारत ही नहीं विश्व स्तर पर यह प्रथम बार था। कहा जाता है कि भारत में प्रथम बार इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सबसे पहली विमान डाक सेवा आरंभ हुई थी और पोस्ट चिट्ठी लेटर भेजा गया था हवाई यातायात के जरिए। तो यहाँ से हम देखते हैं वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी विश्व में और भारत में भी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।